टॉपिक का नाम लिखो विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी कौन सी चिड़िया का नाम है, क्या ये? तो लिखो फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, when relative velocity between them। देखो दो लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन होगा, पर एक प्रॉब्लम है। पहली बात तो देखो, अब एक चीज समझो कि फ्रिक्शन वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। रीजन समझो क्यों, विस्कोसिटी क्यों बोला, जब फ्रिक्शन ही था तो फ्रिक्शन बोल देना चाहिए था। फ्रिक्शन अपन ने सॉलिड में यूज लिया था, ठीक है, दो सॉलिड के बीच में, जब सॉलिड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन था तो हमने बोला था फ्रिक्शन। बट अब हमारे पास क्या है, दो लिक्विड लेयर्स है, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो मैं क्या नाम दूंगा, विस्कोसिटी, और फ्रिक्शन को क्या बोलूंगा, विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स। जैसे वहां पर फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे वैसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। अब कुछ कहानियां समझते हैं। वहां पर बड़ा आसान था जीवन, यहाँ पर बदलेगा, देखो कैसे बदलेगा। लेट अस सपोज, ये वाला एग्जांपल मैं हमेशा से लेते हैं इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ग्लास था, उसमें पानी भरा हुआ था, उस ग्लास को मैंने उल्टा रख रखा था, ठीक, ग्लास को उल्टा रखा था। सडनली ग्लास हटा दिया और हाई स्पीड कैमरा से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो मुझे कैसा दिखाई देगा ये, कुछ जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्लास, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये इसी तरीके से फ्लो होने की कोशिश करेगा, हाँ कि ना। अब आप सोचो, ये फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में लेयर बाय लेयर है, ये बात सबको दिख रही है। पहले तो ये बात समझ में आई ना कि ऐसे फ्लो होने की कोशिश करेगा। क्या फ्लूइड के इस लेयर की और इस लेयर की स्पीड सेम है, वेलोसिटी? अगर सेम होती तब तो सारे सेम पोजीशन पे होते, सेम नहीं है, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो एक सब टॉपिक डालो इसमें, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, एक्चुअली में अपनी जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। मतलब सिंपली एक वर्ड बोलूंगा मैं, डी वी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट। इस बार हाइट को अपन देखो, एक्चुअली फॉर्मूले बुक में हमेशा इस फॉर्म में लिखे होते हैं, वैसे हम एक्स या वाई बोलते, हाइट को एच बोल देते, बट यहाँ पर जेड बोला हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डी वी बाई डी जेड। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्का? जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो मैंने एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकाली, दैट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे मान लो 1 मीटर की हाइट पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, फिर अगले 1 मीटर पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी, उसके अगले मीटर पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी। मतलब ग्रेडियंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेलोसिटी हर एक लेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? फिर हमने देखा जो विस्कस फोर्स था, विस्कस फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस डी वी बाय डी जेड। माइनस क्यों लगा दिया? मैंने बोला विस्कस फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। एक्चुअली वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा नहीं, वेलोसिटी अगर इधर होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो माइनस डी वी बाई डी जेड। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीजें आती है, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अपन ने देखा था जो नॉर्मल फ्रिक्शन पड़ते थे उसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। बट फ्लूइड में एरिया पे भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में? फिर इन सब को मैंने एक साथ लिखा और कांस्टेंट लगाया,
तो मेरे पास निकल के आता है फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ईटा। ये ईटा बेटा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट है, और ए डी वी बाई डी जेड। बात समझ आई कि नहीं आई? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया किसके लिए? फ्लूइड के लेयर्स के बिटवीन। आई बात समझ में? चलो अभी कुछ डायमेंशंस वगैरह कैलकुलेट करवाएंगे, इतना नोट करो। ये ईटा क्या है? जिसने शुरू शुरू में जीना मुश्किल किया था, डायमेंशन पढ़ रहे थे जब, बार बार आ रहा था ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम लोग ये नहीं जानते थे विस्कोसिटी क्या होता है। अच्छा, इस चीज़ को एक और एग्जांपल से समझ सकते हो आप। रिवर, रिवर में भी नीचे की तरफ फ्लो स्लो होता है, लेकिन ऊपर हाइट में जैसे जैसे आते जाओगे फ्लो तेज होता है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो की, अंडर वाटर करंट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये कहाँ पढ़ लिया? वहाँ पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रात को वहाँ पर वो बांध डैम ओपन किया होगा, डैम के डोर्स। दिन रात से उसका फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है आप क्या चीज़ कहना चाह रहे हो। इनफैक्ट फ्लो ज़रूर, अगर मैं थोड़ा सा चेंज अगर बात करूँ ना, तो दिन और रात के हिसाब से रात को थोड़ा फ्लो स्लो हो जाएगा, दिन में थोड़ा तेज होगा। अब ऐसा क्यों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कम होता जाता है, तो उल्टा फ्रिक्शन कम होएगा, फ्लो बढ़ेगा। बट वो बहुत लेस चेंज होगा, सनलाइट से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। पानी तुरंत थोड़ी उबल जाता है धूप आते ही। ऐसा देखा है क्या? जैसे जैसे सनराइज हुआ पानी उबलना चालू, कपड़े में चावल बांध के डाल दो, बन जाएंगे। अच्छा, आप लोगों में से कोई कभी बद्रीनाथ गया है? वहाँ पर गर्म पानी के वो होते हैं, नेचुरल पूल्स। हाँ, वो कहाँ से आए, कैसे आए? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बीच में गर्म पानी, तो पहाड़ पे। चलो पता करके आना, देखते हैं। क्यों बता दो, ऐसे बताने से फिर तुम लोग कल फिर पूछूंगा फिर भूल जाओगे। अभी इनफैक्ट मुझे इसी में डाउट है कि कल जाके पता भी करोगे कि नहीं करोगे। बट ये सिर्फ बद्रीनाथ में नहीं है, ऐसा कई जगह और भी होता है। रशिया में काफ़ी जगह है ये पुल। ये तो पता है ना, सबसे ज़्यादा ठंडी जगह पूरे अर्थ पे रशिया में ही है, साइबेरिया। मालूम है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ज़रा ये ईटा की डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, पहले तो यूनिट निकालते हैं, फिर डायमेंशन निकालेंगे। देखो माइनस को एक मिनट के लिए हटा देता हूँ, डायमेंशन निकालते हैं। तो यहाँ पर बन गया एफ अपॉन ए इंटू डी जेड बाय डी वी इज इक्वल टू ईटा। मैं इसकी यूनिट निकालना चाहता हूँ। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हाइट थी मीटर, और वेलोसिटी की किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू ईटा। देखो, मीतल मीतल मिलके मीतल स्क्वायर को उड़ा देंगे, एक सेकंड से एक सेकंड उड़ गया, बचा मेरे पास किलोग्राम पर मीटर सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ ईटा। अगर इसकी सीजीएस यूनिट निकालना चाहूँ तो देखो,
कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है, SI टू CGS। डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया था मैंने, कैसे निकालते थे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में, अपॉन 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड में छोड़ दो, तो 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इज इक्वल टू, 2 जीरो से 3 जीरो गुजर गए। अच्छा, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ, रीज़न बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर सेकंड इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो इस 10 को इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा, तो इसको ऊपर लेगा 10⁻⁻1, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों आपको हमेशा क्वेश्चन में ना ये वाली यूनिट गिवन होगी, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देना जो भी गिवन हो, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड बोल के नहीं देगा, वो बोल के देगा, इसको बोलते हैं पॉइस, ठीक है। इसकी यूनिट पॉइस होती है, CGS यूनिट। तो आपको बोल के देगा इतने पॉइस है, तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, याद रहेगा पक्का। दूसरी बात डायमेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बड़ा परेशान किया है इसने, गाली लेते हैं आज। किलोग्राम मतलब मास की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -1, हो गया काम। इतनी छोटी सी चीज थी बेटा, आप कैसे वो भूला बन के बैठे हो, ये टॉपिक तो आसान है। एक्चुअली पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स से आसान है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, बताओ। ऐसा तो कोई, ये तो वर्क एनर्जी पावर से भी बहुत ज़्यादा इजी है, इनफैक्ट NLM से भी आसान है। आप अगर कुछ बच्चों की तरह बिना पढ़े ही सोचो कि बस लिखने के लिए आते हैं हम यहाँ पर, तो अलग बात है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस ना मैंने आपको बहुत पहले करवा दिए। कब करवाया सर? याद है जब अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें रिवर में फ्रिक्शन लग रहा था बोट में, याद है? वो फ्रिक्शन कौन लगा रहा था? बस उस फ्रिक्शन की जगह क्या रख देना, ये फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, बस। हाँ, SI में करोगे ना सॉल्व, तो हमेशा SI में करते हैं। हाँ, 10⁻⁻1 से, ये तो बताया मैंने। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁻1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी एक दो क्वेश्चन तो करेंगे ही। लिखो क्वेश्चन। अच्छा, अगर बोला जाए कि एक मिनट रुकी जाओ, एक छोटा सा चीज़ और बता देता हूँ। अगर सॉलिड, ये तो अपन ने लिक्विड और लिक्विड लेयर के बीच में देखा है, मैं बोलूँ सॉलिड और लिक्विड के बीच में कैसा फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा लगेगा? विस्कोसिटी लगेगा कि वो वाला फ्रिक्शन लगेगा, या कुछ नया आ जाएगा, क्या होगा? देखो, सॉलिड और लिक्विड क्या अगर एक ही लेयर कांटेक्ट में है तब तो यही लगेगा, और अगर पूरा सॉलिड ही कांटेक्ट में है तो क्या लगेगा, वो आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा।
ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है सॉलिड और लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो आपको बस इतना सा बताता हूँ, अगर एक लेयर ऑफ सॉलिड है, जैसे बोट है वो रिवर पे फ्लोट कर रही है तो एक ही लेयर है कॉन्टेक्ट में, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग विस्कस फ्रिक्शन ही लगाएंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया भी तो विस्कस। ठीक है, तो वहाँ पर यही फ्रिक्शन लगेगा, नॉर्मल फ्रिक्शन तो लगेगा, न्यू वाली बात भूल जाओ। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है मेरा, अ प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed on a upper surface of a caster, upper surface of castor oil 2 mm thick, taking coefficient of viscosity to be 15.5, 15.5, 15.5 poise. Calculate the horizontal force necessary to move the plate with a velocity of 3 centimeter per second. Of 3 centimeter per second. कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, dv की जगह आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, dz की जगह आपको हाइट दे रखी है 2 mm थिकनेस, एरिया दे ही रखा है, ईटा दे ही रखा है, सीधा एफ निकाल देना, बात खत्म। 2 mm दिया था ना, 2 mm। वो आपको कन्वर्ट करना है, या तो एक काम करो पूरा सीजीएस में लेकर लास्ट में 4 जो आएगा वो डायन में आएगा, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना।
आया क्या आंसर? इतना आसान क्वेश्चन है, कितने साल लगाओगे? जीरो पॉइंट टू थ्री टू फाइव न्यूटन, 1.302 नहीं आ रहा। अरे कैलकुलेशन है, कर लेना, कोई ऐसी खास बात नहीं है। 0.2325, 0.2325 न्यूटन। हाँ का मूल्य का लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखो। ईटा गिवन है आपको कितना? 15.5 पॉइंट्स। और गिवन है आपको डीवी की जगह, एक्चुअली मैं डीवी की जगह लिख देता हूँ, कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी जेड की जगह आपको गिवन है 2 mm, जिसको मैं 0.2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। और एरिया कितना दे रखा है आपको? एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं विस्कस फोर्स निकाल सकता हूँ? सारी वैल्यूज तो गिवन है। तो अच्छा, माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, बात समझ गया ना? हमें बस ये पता होना चाहिए वेलोसिटी के अपोजिट में लगेगा, तो माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, आपका कॉमन सेंस से क्लिक हो जाना चाहिए। तो ईटा की वैल्यू 15.5, एरिया 100, डीवी की जगह 3 और इसकी जगह 0.2। ठीक है, फोर से तो पूछा है मैंने, सॉल्व करो, निकाल लो। ये कितना आ जाएगा कट कटा के? 30, 15, 15 आएगा, 3 कैसे आ जाएगा? मैंने 3 सुना, 15 आ गया। ठीक है, 1 मिनट के लिए इस 0.5 को खा जाते हैं, क्या करोगे इतना अच्छा कैलकुलेशन लेकर? तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 इंटू 100 माइनस 0.5 को खा गया, अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2.25 इंटू 10⁴ डायन। याद है? इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? न्यूटन में। मुझे आता नहीं है कैसे कन्वर्ट करते हैं, बता दो। 7, 5, 6 -1, 7 भी तो आ रहा है आंसर, -5 भी आ रहा है। क्या माइनस? -7, वेरी गुड। यही सब सुनने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं। गुड। 10⁵ आता है बेवकूफ़ों। अरे तो आपको बोला ना, सही बोला। प्याज कचौड़ी मांगो। हाँ, ये 7 और -7 कहाँ से आ गया? तो भी गलती था, तो 7 भी। इतनी सी बात सॉल्व दिमाग में भी कर सकते हो यार। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम 10⁻3, मीटर 10⁻2, 5 हो गया। हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं घर पे भिजवा देता हूँ आप लोगों के करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आसान सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटो कौन क्लिक करने वाला है? चलो तो मैं भेज देता हूँ। आंसर चाहो तो लिख लो। ईटा की वैल्यू पूछी गई है, दैट इज 3.4 इंटू 10⁻³ अरे क्या है, ये नहीं पता विंटर्स में आवाज गूंजती मैं गर्मियों में सुन लेता था। चलो अब बड़ी गजब की चीज स्टार्ट करते हैं। लिखो स्टॉक्स थ्योरम। यहाँ से होगी फिजिक्स जोरदार स्टार्ट। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, समझने वालों को समझ में आता है वरना नहीं आता। स्टॉक्स थ्योरम, STOKES, स्टॉक्स थ्योरम साइंटिस्ट का नाम है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सॉलिड है, वो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है। कितना लगेगा, कैसे लगेगा? चलो तो इसमें लिखो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, पहले लिखो डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तीन टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, एंड स्पीड ऑफ द या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब ये क्या कहानी आ गई नहीं? सबसे बड़ी झंझट पता है क्या आ गई? शेप ऑफ द बॉडी, यानी हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग लगेगा। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है कुछ और लगेगा, स्फेरिकल है कुछ और लगेगा, आड़ा टेढ़ा ऑब्जेक्ट है कुछ और लगेगा। हर शेप के लिए अलग अलग विस्कस फोर्स लगेगा, सबके लिए निकालना पड़ेगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ स्फेयर है, ठीक है, बाकी सब हटा दिया। अब समझो फिर से। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दूं कि अगर एक लेयर कांटेक्ट में था, अभी अभी आपने पढ़ा, सिर्फ विस्कस फोर्स लगा दिया आपने, सिक्स ये लगा दिया माइनस ईटा ए dv/dz, सिंपल कहानी थी, एक लेयर कांटेक्ट में था। बट मैं फिलहाल कहना चाहता हूँ कि जैसे ये फ्लूइड है, इसमें एक ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ कांटेक्ट में एप्लीकेबल था। इस पे लगेगा मेरा स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा यार, उन लोगों में से कोई मेरा कानून लेके गया क्या यहाँ से? मुझे मिल नहीं रहा है, नया लाना पड़ेगा, वो वाला लेके आऊँगा मैं। सिलिकॉन रखा है मेरे पास, चमड़ी उधेड़ने वाला, कोड़े की तरह पड़ता। अच्छा तो आप लोगों में से कोई इसको डिराइव कर सकता है? स्टोक्स थ्योरम में जो स्फेयर के ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स, कर सकता है डिराइव? खुद स्टोक्स भी नहीं कर पाए, ठीक है, खुद स्टोक्स भी नहीं कर पाए, इसका डेरिवेशन आया ही नहीं किसी को भी, ठीक है। तो फिर कैसे निकालें? देखो विस्कस फोर्स, हमने ये तो पढ़ा तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार कौन डेरिवेशन करे। हमने डायमेंशनल एनालिसिस तो पढ़ा था ना, वहाँ पर फॉर्मूला निकालना सीखा था ना,
अब निकालेंगे और ये आप लोग निकालोगे अब। एफ इज प्रोपोर्शनल टू किस किस चीज पे था, शेप ऑफ द बॉल, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ईटा की पावर ए फॉर एप्पल, शेप दैट इज रेडियस, स्फेरिकल ले रहे तो रेडियस, रेडियस पर डिपेंड करेगा, आर की पावर बी, और स्पीड यानी वेलोसिटी इसकी पावर सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। फिर हो जाओ, इतना अच्छा काम है, मैं करूं, कर लोगे, याद है डायमेंशन, क्यों नहीं है याद तो, हाँ ऐसे बोलते रहा करो। नाम क्या तुम्हारा, ऐसा होता है कि कभी घर जाते हो तो भूल जाते हो। स्विमिंग आती है, सीखना भी मत, कि तैरते तैरते बीच में अचानक से भूल गए तो, स्विमिंग करता करता गया आगे तक और अंडर डीप वाटर में, और मैं तो भूल गया स्विमिंग, अब क्या करूँ, है ना। मतलब ऐसे हमेशा बचपन से ही थे या फिर गजनी का कोर्स किया कोई है? कभी ऐसा किया घर पे दूध मिला हो पीने के लिए, तुमने ऐसे खुद से नहा लिया हो, घर वालों ने पूछा हो ये क्या किया, तो मैं भूल गया इसको पीते, मुझे लगा इससे नहाते हैं, ऐसा नहीं किया कभी। सबसे पहला टॉपिक किया है अपन ने इसमें फिजिक्स में, ये तो मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए था, ऐसे नहीं पढ़ा तुमने, अब दिख रहा नहीं चीज़। मैंने एक बात कही थी पढ़ाते वक्त ही, कभी ज़िंदगी में कोई फार्मूला भूल जाओ तो इसकी हेल्प से तुरंत मिल सकता है। चेक करो वापस, गलत आ गया, नहीं गलत है, चेक करो फिर से, अरे चेक निकालो आप, अच्छा और सी की, एक ही ठीक थी बाकी बी और सी की गलत, आपका ए बी दोनों ही सही है, ये निकालो। कितने साल लग जाएंगे, मैं कितने साल वेट कर सकता हूँ, 1 साल, हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यही किया करो इसके साथ में, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यही किया करो। कभी एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन पूछे ना ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो गलत ही बताना, सही वाला जो पहले निकाल लेना खुद, सही कौन सा रहा है वो छोड़ के दूसरा गलत बताना। अब फिर तो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। कितने अच्छे बच्चे हो यार, क्या गजब गजब डायमेंशन निकाल रहे, भी बना रहा है, एबीसी तीनों बनाएंगे, तीनों बनाएंगे एबीसी। चलो अब इधर देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फोर्स की डायमेंशन याद है, m1 L1 T - 2, इसकी डायमेंशन थोड़ी सी मुश्किल है, हाँ m1 L1, अभी जस्ट निकाला है, आपने भी कोर्स कर लिया, आर यानी लेंथ, L1 B, वेलोसिटी
L1 t माइनस वन की पावर c। थोड़ा सा शफल कर देते हैं। m की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, a। l की पावर देखो, माइनस a प्लस b और प्लस c। और t की पावर माइनस a माइनस c, ये मिल रही है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो a इज इक्वल टू वन, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, और माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू। ए की वैल्यू उठाकर उसमें रख दे, ए की वैल्यू उठाकर वहां रख दी, माइनस वन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू। इसको उधर चिपका दिया तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन, एक्चुअली में इधर जाकर प्लस हो जाएगा। माइनस वन माइनस से माइनस गुजर गया, सी इज इक्वल टू वन। ए और सी दोनों की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो। ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू पता नहीं, सी की वैल्यू प्लस का वन इज इक्वल टू वन, या सॉरी प्लस वन से माइनस वन गुजर गया, क्या बचा, बी इज इक्वल टू वन। ए बी सी तीनों वन मिल गए। तो मुझे एक चीज़ मिली कि विस्कस फोर्स मुझे क्या स्टोक्स को मिली इज प्रोपोर्शनल टू, पावर वन है तो लिखने की जरूरत है, ठीक है, ईटा आर बी। फिर एक कांस्टेंट की भी जरूरत थी, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया वो याद रखना, दैट इज क्या आया, वेरी गुड, 6 पाई ईटा आर। कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाता है ना प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल से निकलता है। 6 पाई ईटा आर बी। कौन सी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ओनली ओनली स्फेरिकल। अच्छा, हमारे सिलेबस में दूसरी बॉडीज क्यों नहीं दी, सिलेंड्रिकल और ये सब। फ्लूइड में मोस्टली चीज़ है ना स्फेरिकली मिलती है आपको, बबल हो गया, या फिर हाँ बबल, तो बबल्स होता है ना, तो वो हो गया, मतलब मोस्टली पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। वैसे तो और भी शेप पॉसिबल है, बारिश की बूंदें स्फेरिकली होती है, तो जनरली हमें स्फेरिकल ही मिलेगा इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, बारिश लगभग कुछ अच्छी खासी हाइट से होती है, ठीक है, उसका एक ड्रॉपलेट ऊपर से गिरा, फ्री फॉल कर रहा है ना, तो मान के चलो, मैं मान लेता हूँ 10 किलोमीटर ऊपर से बारिश हो रही है, एक आइडिया ले लिया, ठीक है। 10 किलोमीटर ऊपर से एक वाटर ड्रॉपलेट गिरा, यहाँ से गिरा, u इज इक्वल टू जीरो से। जब आपके सर पे आके गिरा ये वाटर ड्रॉपलेट, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दिया 10⁴मीटर। चलो तुम तो कम ही ले लो, 1 किलोमीटर ऊपर से गिरा है, 1 किलोमीटर ऊपर से फ्री फॉल करवा दिया। कल तो ये निकाल लो, फिर ये भी करना है। एक बार और सोच लो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। 141.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा होगा, 141.4 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम स्पीड है, ऑलमोस्ट 150 के आसपास पहुंच गए, सिर्फ 1 किलोमीटर हाइट से। ऑलमोस्ट ये स्पीड बुलेट की भी होती है, गन से जो फायर होती है, और मैंने सिर्फ इसको 1 किलोमीटर से गिराया। आपके सर पे जैसे ही गिरेगा ना, बुलेट की तरह आर पार हो जाएगा, अगर इस स्पीड से आके गिर गया तो। क्या बारिश की बूंद गिरती है इस स्पीड से, आपको आराम से गिरते हुए दिखती है वो, इस स्पीड में तो पता भी नहीं चलेगा। राजधानी एक्सप्रेस 120 पे चलती है, kmph, किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो और कम हो जाएगा। ये ऐसा क्या हो गया, एयर रेजिस्टेंस, लिक्विड और गैस के बीच में एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन मतलब आप कहना चाह रहे हो, वहां पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा। एक्चुअली में
वहां पर काम कर रहा होता है फ्रिक्शन की जगह ये विस्कस फोर्स, जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया आपको स्टोक्स थ्योरम में। स्फेरिकल है ड्रॉपलेट, इसकी मैकेनिक्स समझना बहुत जोरदार मैकेनिक्स है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, अपन शुरू करते हैं। टॉपिक डाल के टर्मिनल वेलोसिटी, पहले ये छाप लिया, ये छाप लो, फिर डालो टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत गजब का टॉपिक है ये, मुझे लिटरली इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। अगर समझ में आए तो मजा आएगा। इसकी कहानी सुनने पे फोकस करना पहले, ठीक है? कहानी समझ में आ गई तो टॉपिक हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक? अच्छा, अभी अभी जो स्टोक्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, ये स्टोक्स थ्योरम बच्चों एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। मतलब स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? इस कहानी को, टर्मिनल वेलोसिटी को पहले मैं समझूंगा। वाटर में एक बॉल मैंने ड्रॉप की वाटर सरफेस पे, और मान लो वाटर जो है वो इनफाइनाइटली डेप्थ है, बॉल धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें क्या सिचुएशंस होंगी वो समझना है मुझे। पहले केसेस समझेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। वो क्या है वहां पर। बड़े ध्यान से सुनना, बीच में इंटरप्ट मत करना मुझे, ठीक है? कोई डाउट हो तो एक बार लास्ट के लिए बचा के रखना। ये मान लो फ्लूइड है, कुआं है, सॉरी, अज्यूम ये इनफाइनाइटली डेप्थ है, बहुत इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पर मैंने इसमें एक बॉल ड्रॉप की, जस्ट ये एयर से वाटर में आई है, इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 थी, ठीक है? लेकिन इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, ये नीचे क्यों जा रही है? ग्रेविटी खींच रही होगी इसको। अभी मान लो कि वाटर के अंदर जस्ट एंटर हुआ है ये, ठीक है? नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और क्या mg की वजह से इस पर एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो फिलहाल एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये बात समझ आई? फिर यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर इसकी कोई ना कोई एक वेलोसिटी v1 हो चुकी होगी, मतलब ये जस्ट थोड़ा सा नीचे का केस मान लो, वेलोसिटी v1 हो चुकी होगी। इस पर एक क्या अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा? क्या नीचे इस पे mg एक्ट कर रहा होगा? लेकिन इसके अलावा भी अगर आप एक चीज सोचो, वेलोसिटी आ गई यहाँ पर, क्या मेरा स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में? तो यहाँ पर लग गया इसमें क्या, फ्रिक्शन, दैट इज विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स, अभी देखो इसमें नेट एक्सेलरेशन कहाँ है, अब थ्रस्ट फोर्स लगा, लेकिन मान लो कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, ये डूब रहा था, तो अभी भी इसका नेट एक्सेलरेशन क्या? अच्छा, मैं इंक्रीजिंग की जगह आई एन लिख कर और डायरेक्शन दिखा दूँ साथ में, कि डायरेक्शन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की, इंक्रीजिंग बट नीचे की तरफ। फिर कहीं ना कहीं जाकर बच्चों धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज करेगी। देखो रियलिटी में सोचो, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो क्या मेरा विस्कस फोर्स बढ़ नहीं रहा होगा? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी क्या विस्कस फोर्स बढ़ेगा? कहीं ना कहीं जाकर तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये विस्कस फोर्स और ये अपथ्रस्ट इक्वल टू mg के हो जाएगा। यानी आप अगर कंटिन्यूअसली सोचो, तो यहाँ से जैसे ही पार्टिकल गिरना शुरू हुआ, उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इस बात को ध्यान से समझो। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब आप ऐसे समझो, एक गाड़ी चल रही थी जिसकी स्पीड थी 0 से स्टार्ट हुई,
एक्सेलरेशन मैंने दिया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन में कम करता जा रहा हूँ, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन तो है, कम करने से एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सेलरेशन अभी भी है तो वेलोसिटी उसकी अभी भी इंक्रीजिंग है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज करी है, लेकिन एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? पहला पॉइंट समझ आया अच्छे से? कहीं जाकर एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट पर mg किसके बराबर हो गया, एफ अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स के, हाँ कि ना? और इस सिचुएशन में क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन इसका जीरो हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो गए फोर्स तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन क्या वेलोसिटी जीरो हो गई क्या? नहीं, वेलोसिटी अभी भी एक अच्छे खासे उस पर पहुंच चुकी है वैल्यू पे, मैं इसको वी टी नाम दे देता हूँ, एक वैल्यू पे, क्योंकि इंक्रीज हो रही थी इससे पहले जितनी भी सिचुएशन थी हर जगह वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब ये मैक्सिमम पे पहुंच गई वेलोसिटी। अब इसके बाद जब पार्टिकल नीचे जाएगा, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो देखो क्या विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है इसके बाद, क्योंकि स्पीड ही चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो ना विस्कस फोर्स चेंज हो रहा है, ये दोनों तो वैसे ही चेंज नहीं हो रहे थे, तो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्सेस हो गई? क्या यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जीरो है, और क्या यहाँ पर भी वेलोसिटी vt ही रह जाएगी? मतलब इतने पॉइंट्स मूव करने के बाद अभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। मैटर समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर शुरुआत की थी इसने चलना, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करती रही करती रही करती रही करती रही, यहाँ पर आकर एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लिया, अब इसके बाद ये कितने भी डेप्थ में चले जाए इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये बात समझ आई? यही सेम चीज आपके बारिश की बूंदों के साथ भी होती है, धीरे धीरे वेलोसिटी अचीव करती है और एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाती है। अब इस वेलोसिटी के बाद अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू कर देती है, तो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स जो बारिश की बूंदें गिरती है जिस वेलोसिटी से गिरती है उस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं वी टर्मिनल, ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि इसके बाद अगर आपने गलती से वेलोसिटी इंक्रीज करने की कोशिश की, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, वापस उसी सिचुएशन में ला देगा उसे। आपने अगर मान लो इसमें बीच में पुश भी दे दिया, थोड़ी देर चलेगा, फिर से वापस इसी सिचुएशन में आ जाएगा वीटी पर, विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो उसमें रिटार्डेशन लगाएगा, फिर से वापस टर्मिनल वेलोसिटी पे ला देगा उसे। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? अब इसको डेरिवेशन सॉल्व करें इसका। हाँ, क्या बालक? हाँ, नहीं, विस्कस फोर्स जीरो नहीं हुआ, विस्कस फोर्स की एक वैल्यू लग रही है 6 पाई ईटा आर वी, एक्सेलरेशन जीरो हो गया क्योंकि बेटा ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो गया। आप ये समझो यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, यहाँ पर सिचुएशन थी एफ अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इज लेस देन mg, mg से कम था तभी तो एक्सेलरेशन था, बट इस सिचुएशन पर आने के बाद एफ अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू mg हो गया, तो अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, लेकिन बेटा विस्कस फोर्स सिर्फ इसलिए लग रहा है, याद करो 6 पाई ईटा आर वी, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से लग रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से। ये वेलोसिटी अब एक फिक्स वैल्यू पे आ गई, मैंने बात खत्म कर दी, अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू लगने लग जाएगी। यहाँ तक विस्कस फोर्स इंक्रीज कर रहा था, इसके बाद विस्कस फोर्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वैल्यू से लगना शुरू हो गया, ठीक है? बात समझ आई या नहीं आई? कितने बच्चे ऐसे हो जिसमें अभी भी इसको डाउट आ रहा है? अरे क्लियर है सबको? पक्का? ऑनलाइन वाले दोनों बालक, गरिमत सो रही है, तरुश्री आ गया, स्पर्श को बैठा रखा है ऐसे, तो जब भी सर कुछ पूछे तो अंगूठा लगा देना। अरे रोना आ रहा है, नहीं है समझ में? ठीक है ना? ठीक है, तो बेटा अब इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है, एज यूजुअल एनएलएम चिपकाने वाले हैं, ठीक है, और कोई बड़ी चीज़ है नहीं, तो बस ये है डेरिवेशन इसकी, इसी को सॉल्व कर देना है। कर दे सॉल्व? चलो, तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअली मुझे निकालना है, तो mg इज इक्वल टू एफ अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, यही है। अच्छा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह या मास ऑफ बॉडी की जगह क्या मैं डेंसिटी ऑफ बॉडी
इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो इसकी डेंसिटी मान लेता हूँ मैं, इस बेचारे की डेंसिटी रही होगी सिग्मा, ठीक है? तो सिग्मा वॉल्यूम ऑफ सॉरी वी वाला लिखना है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रोमानी और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी प्लस, इसका फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है अपन ने, कुछ था क्या, 6 पाई ईटा आर वी। किसी के दिमाग में आ रहा है सर माइनस नहीं लगाया? अगर लगा रहे तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि डायरेक्शन अपन ने पहले ले लिया, ठीक है ना, जरूरत ही नहीं है। कोई तकलीफ? अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, मैं टी लिख दूँ, ठीक है? मुझे यही निकालना है, इस टर्म को इधर भेजा, सिग्मा माइनस रो और वी नॉट जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। कोई दिक्कत? आपको इधर चिपका दो, वीटी चाहिए मुझे तो वीटी को छोड़ के सबको नीचे चिपका देते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्म। कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल सी कहानी है, इजी। फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, इसमें थोड़ा फिजिक्स लगता है, सोचने वाला काम है, मज़ा आता है। यही क्वेश्चन बच गया मुझसे अब, मुझे क्या पता, आई एम योर टाइम टेबल इंचार्ज। पर हर बार की तरह मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डू नॉट रटो द फॉर्मूलाज। रटने की श्रद्धा है तो रट सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी और भी चेंजेस हो सकते हैं। अपन ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा लिया है, स्फेरिकल, और क्या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 4/3 πr³ में हो जाएगा? रख सकते हैं ना, वो रख के और सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखते हैं अभी पहुँचाते हैं वहाँ तक भी, पहले इतना कर लो। इसको ब्रैकेट मत करना आप लोग।
अब लिया होगा, नहीं छापा अभी तक। कभी खुद से पूछने की कोशिश करो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जनगणना में गिनती के अलावा। जनगणना कहना चाहता है कि सिर्फ सिर्फ मेरे होने से कितना फ़ायदा है इस दुनिया को। अब इतने आसानी से सब लोग बोल देते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है, और अगर ये हट गया तो आबादी कितनी हो जाएगी? 1 अरब 39 करोड़ 99,99,99,999। कितनी दिक्कत होगी? तो हमारे रहने से कितना फ़ायदा है? ठीक है, 140 करोड़। चलो डन। आईक्यू की कमी नहीं है इसमें। एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा था इसने कि सर अगर हम इंडिया से यूएसए फ्लाइट में बैठ के जाते हैं तो वहाँ का टाइम तो कुछ और होता है, तो इसका मतलब हमने टाइम ट्रेवल कर लिया ना। गजब गजब की चीज़ें पूछता है यार। अच्छा ये बताओ, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ भी कह दो, उसने कौन सा सुनना है। बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। मैं पहली बात तो पहली बात तो पहली बात तो बेटा ये बताऊं, ये जोक मेरा 2016-17 के आसपास का है। उस टाइम पे बच्चों को सुनाता था मैं ये, ठीक है। और एक्चुअली मैंने नहीं सुनाया था, ये एक स्टूडेंट थी पूजा, उसने सुनाया था, ठीक है। तो इसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। और सच बताऊं तो मैं तो इंस्टा पे हूँ भी नहीं, चलाता ही नहीं। मैंने एक बार अकाउंट बनाया, उसके बाद आज तक वापस चलाया नहीं, हटा दिया। तो फिर तो कैसे ही काम करेगा बताओ। चलो आगे बढ़े। तो बेटा यहाँ पर वी ओ मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब रख सकता हूँ? देखो वी टी, ये पता है ना 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, अपॉन में क्या क्या बचा था? 6 पाई ईटा, क्या बना दिया? ईटा और आर। देखो पाई से पाई गुजर गया, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 3 जा 11, तो 2/11। अच्छा एक आर से एक आर भी गुजर गया, आर स्क्वायर जी, और कुछ बचा? ईटा सिग्मा माइनस रो। तुम लोगों को बहुत शौक है फॉर्मूला रटने का, चाट जाना इस फॉर्मूले को, ठीक है। इस फॉर्मूले को रट लेना, और क्यों रट लेना? क्योंकि इसमें फॉर्मूला कभी भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैंने आज तक आपको मना किया फॉर्मूला रटने के लिए, लेकिन यहाँ चाहो तो रट सकते हो, अलाउड है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ और नीचे आर था। हाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, होल/3 पाई रूट ऑफ r⁻⁶।
क्या मैं आप लोगों से जान सकता हूँ आप लोगों के पास कोई ऐसी बुक है जिससे आप थ्योरी रीड कर सकते हो? अभी मैं चाहता हूँ इसकी थ्योरी आप लोग रीड करो अभी तत्काल। तो एक बुक तो मैं दे सकता हूँ, दो दे सकता हूँ एक्चुअली मैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ। एक बुक और ही, यूएसएस इनको पीछे पकड़ा देना बायो वालों को। तुम लोग सिंगेज भी नहीं लाए क्या? चलो आज इसके आगे अपन नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी रीड करनी है आपको इसकी, ठीक है।